Hello everyone, once again myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous classes of BSc Part 3rd Botany Paper 3rd, today we are going to discuss about applications of biotechnology in plant tissue culture. यानी कि पादप उत्तक संवर्धन की जो applications है plant tissue culture, applications of plant tissue culture, पादप उत्तक संवर्धन के जो एप्लीकेशंस हैं अनुप्रयोग हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस किया था इससे प्रीवियस क्लासेस में। पादप उत्तक संवर्धन, फर्स्टली प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। तो पादप का जो जीव द्रव्य होता है यानी कि प्रोटोप्लास्ट होता है वो कोशिका, उत्तक, अंग अथवा संपूर्ण जो तंत्र होता है उसको निर्जमीकृत करके एवं नियंत्रित अवस्थाओं में रासायनिक रूप से हम ज्ञात संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। यानी कि प्रोटोप्लास्ट, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज स्टरलाइज्ड एंड इन कंट्रोल्ड कंडीशंस केमिकली आइडेंटिफाइड कल्चर मीडियम में जब हम कल्चर करते हैं इन सारे उत्तकों को या संपूर्ण तंत्र को, तो ये जो प्रोसेस होती है उत्तक संवर्धन कहलाती है। यानी कि जो कंप्लीट प्रोसेस होती है प्रिजर्व करने की और न्यू ऑर्गेनिज्म को कल्चर मीडियम में ग्रो करने की जो टेक्निक होती है, बायोटेक्नोलॉजी का ही एक एप्लीकेशन है। इसे हम पादप उत्तक संवर्धन यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर यानी कि पादप उत्तक संवर्धन के एप्लीकेशंस एवं उपलब्धियां, यानी कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और उसमें क्या हमें उपलब्धियां मिली हैं अभी तक। तो फर्स्ट इसकी अगर हम बात करें तो सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपोगेशन जिसे आप कहते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है बच्चों प्लांट टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में। उत्तक संवर्धन के द्वारा हम पादपों के पुनर्जनन को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। यानी कि टिश्यू कल्चर जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा हम प्लांट्स को जब नए प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम टिश्यू कल्चर टेक्निक्स और टिश्यू कल्चर मीडियम टेक्निक, इट इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन और सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं इसके एग्जाम्पल में, जैसे कटेलिया, सिम्बीडियम, डेंड्रोबियम, वाडा, गुलदाउदी का जो फ्लावर होता है वो, कॉर्नेशन, बिग्नोनिया एक्सेट्रा। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं फ्लावर और डेकोरेटिव जो प्लांट्स हैं उनके, इन सबको हम माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक के द्वारा, प्रेजेंटली बहुत सारे ऐसे गार्डन प्लांट्स हैं और बहुत सारे ऐसे डेकोरेटिव प्लांट्स भी होते हैं और इंडोर प्लांट्स भी होते हैं जिनका जो प्रोपगेशन होता है वो माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा ही इन प्लांट्स को तैयार किया जाता है। सेकंड जो है वो है रोग मुक्त पादपों का उत्पादन करना, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स, यानी कि ऐसे पादप, ऐसे पौधों को बनाना जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज नहीं हो। अनेक हमें पता है कि डिजीज कैसे होगी बच्चों, हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वायरल डिजीज होती हैं, अधिकतर हमने वायरल डिजीज देखी हैं। और फाइटोप्लाज्मा जो एक बहुत खतरनाक आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा संक्रमित करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा एडवर्स तरीके से अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे पादप होते हैं जो वायरस और फाइटोप्लाज्मा से ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक जो होती है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं उनके शीर्ष विभज्योतक, यानी कि शीर्ष विभज्योतक को आप बच्चों बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि जो प्लांट का एपिकल मेरिस्टेम वाला पोर्शन होता है उसको हम अलग करके उनको हम कल्चर मीडियम के द्वारा हम डिजीज फ्री प्लांट जो होते हैं वो बनाते हैं प्रोपगेशन के द्वारा। और डिजीज फ्री प्लांट्स का जो क्लासिकल एग्जांपल आप दे सकते हैं वो है आलू के जो पोटैटो वायरस एस जो है, पीवीएस जो है वो, और पोटैटो वायरस एक्स, ये जो है वो एग्जांपल हैं डिजीज फ्री जो प्लांट किए गए हैं उनके। कृत्रिम या संपुटीकृत बीज उत्पादन करना, यानी कि जिसे आप कहते हैं आर्टिफिशियल सीड बनाना जिसे आप कहते हैं, या फिर संपुटीकृत यानी कि जो एक कोटेड सीड जिसे आप कहते हैं वो उनका निर्माण, आर्टिफिशियल सीड का निर्माण, यानी कि नेचुरली जो पौधे से सीधे हमें सीड मिलते हैं वो सीड्स नहीं होते हैं, हम इन्हें आर्टिफिशियली बनाते हैं। डेफिनेटली इसमें भी हम टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का ही प्रयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जो होते हैं प्लांट उनको हम करते हैं, प्लांट्स को बहुत अधिक विकसित कर देते हैं, उनको हम दृढ़ीकरण के द्वारा, वातानुकूलन के द्वारा, भंडारण एवं परिवहन की समस्या,
मतलब जब कभी भी हम क्या कह रहे हैं कि जब हम पुरानी विधियों को प्रयोग करते थे, परंपरागत टेक्निक्स का प्रयोग करते थे, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। जैसे कहाँ उनको रखेंगे, कहाँ सहेज के रखना पड़ेगा, ले जाने लाने की प्रॉब्लम होती थी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती थी। इन सभी समस्याओं का जो हमने एक तोड़ निकाला है बायोटेक्नोलॉजी ने, वो निकाला है प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा। आर्टिफिशियल सीड बना देना, और सीड कोड के सीड्स जो होते हैं वो सीड कोड सहित होते हैं, तो इनका निर्माण करके इन सारी जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी उन सब से छुटकारा मिला है। भ्रूण बचाव यानी एम्ब्रियो रेस्क्यू, डेफिनेटली बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट किया है इस प्रोसेस में। और एम्ब्रियो को अंतरजातीय संकरण से बनने वाले जो दुर्लभ भ्रूण होते हैं, यानी कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब हम संकरण हाइब्रिडाइजेशन करवा करके एक न्यू जब हम स्पीसीज फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत एक टफ प्रोसेस होती है। इसमें जो भ्रूण होता है उसको रेस्क्यू करने के लिए हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को प्रयोग में लाते हैं। रोग प्रतिरोधी एवं प्रतिबल प्रतिरोधी पौधों का उत्पादन करना, यानी कि वही डिजीज फ्री और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट तैयार करना। एक डिजीज फ्री प्लांट होना वो अलग बात हो जाती है, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंट यानी कि ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया वो उसको इफेक्ट कर सकता है डेफिनेटली प्लांट को, लेकिन क्या होगा कि वो प्लांट को तो इफेक्ट कर देगा, लेकिन जो उसकी डिजीज करने की जो क्षमता होती है प्लांट में, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी जीन होते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं कि उस रोग को बनने ही नहीं देते हैं अपने अंदर। वो उस रोग के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। वो जो डिजीज होती है वो उन प्लांट्स में डेवलप नहीं हो सकती है। तो अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन होती है उसमें टिश्यू कल्चर टेक्निक जो होती है बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो रही है बहुत सारे पौधों की रोग प्रतिरोधी एवं प्रतिबल प्रतिरोधी किस्में विकसित करने के लिए। फॉर एग्जांपल सिट्रस यानी कि नींबू की हमने ऐसी बहुत सारी स्पीसीज तैयार करी जा चुकी है, और मेडिकागो, सटाइवा, ये दो जो हैं उनके एग्जाम्पल हैं रोग प्रतिरोधी और प्रतिबल प्रतिरोधी पौधों के, जिनको टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा डेवलप किया गया है। पुंजननीय अगुणित का फसल सुधार में उपयोग, यानी कि जो एंड्रोसियम के द्वारा जो होता है, और हैप्लॉइड प्लांट जो हैप्लॉइड क्रॉप्स जो हैप्लॉइड्स का प्रयोग किया जाता है फसल के सुधार में। तो परागकोश एवं परागकणों के संवर्धन द्वारा हमने इसमें इस प्रोसेस में हम परागकोश और परागकणों का कल्चर करते हैं, और हम जो प्लांट्स प्राप्त करते हैं वो अगुणित होते हैं बच्चों, जो हैप्लॉइड होते हैं। और इन हैप्लॉइड प्लांट का जो प्रयोग होता है वो पादप प्रजनन यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन में किया जाता है, और शुद्ध वंशक्रम विकसित करने में। शुद्ध वंशक्रम यानी कि प्योर लाइन्स जो मिलती है हमें, आपने जेनेटिक्स में पढ़ रखा है बच्चों के क्या होता है शुद्ध वंशक्रम, जिसमें प्योर लाइन टेक्निक जिसे आप कहते हैं, प्योर लाइन आइसोलेशन की जो प्रोसेस होती है। तो प्योर लाइन्स बनाने के लिए हमें हैप्लॉइड का चुनाव करना होता है, हैप्लॉइड प्लांट चाहिए होता है, और इन हैप्लॉइड प्लांट्स का जो निर्माण होता है वो परागकणों के द्वारा ही हो सकता है, यानी पोलन ग्रेन्स के द्वारा ही किया जा सकता है, और परागकोश के द्वारा, इनके कल्चर मीडियम के द्वारा, इनके टिश्यू कल्चर के द्वारा हम इनका हैप्लॉइड प्रोडक्शन करते हैं। त्रिगुणित पादपों यानी कि ट्रिप्लॉइड प्लांट्स का जो प्रोडक्शन होता है बच्चों, वो भी टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के द्वारा ही किया जाता है। ये जो प्लांट्स होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, यानी कि जो त्रिगुणित पादप होते हैं उनमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं, बीजों का निर्माण होता ही नहीं है। और बहुत सारे पौधे जैसे कि सेब, केला, संतरा, अनार आदि ऐसे हम ऑलरेडी जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फ्रूट्स हैं, जैसे बहुत सारे, उनके जो सीड रहित फ्रूट्स तैयार करने में टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का बहुत अधिक हेल्पफुल रही है। और भ्रूणपोष संवर्धन माध्यम के द्वारा, यानी कि एम्ब्रियो से एक कल्चर मीडियम की कल्चर टेक्निक काम में लेते हैं हम, त्रिगुणित पादप आसानी से तैयारी। यानी कि अगर हमें हैप्लॉइड तैयार करने हैं तो हम पोलन ग्रेन कल्चर करेंगे, और अगर हमें ट्रिप्लॉइड प्लांट का उत्पादन करना है तो हम एम्ब्रियो से कल्चर टेक्निक का प्रयोग करेंगे, भ्रूणपोष का संवर्धन करेंगे, जिससे कि हमें त्रिगुणित पादप तैयार किए जा सके। जर्म प्लाज्म का भंडारण एवं विनिमय, यानी कि जर्म प्लाज्म को हम उसमें स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, और उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जा सकता है, विनिमय कैसे किया जा सकता है। दुर्लभ व उपयोगी पादप प्रजातियों जो
तेजी से विलुप्त हो रही है, यानी कि जो क्रिटिकल है, एंडेंजर्ड जो प्लांट स्पीसीज हैं और जो विलुप्त हो रही है यानी कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं पृथ्वी पर से, उनके जो जर्म प्लाज्म होता है उसका स्टोरेज करना, उनको प्रिजर्व करना और स्टोरेज करना निम्न ताप परिरक्षण विधि यानी लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन मेथड का प्रयोग करते हैं हम इसमें। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन में इन प्लांट्स इनके जो जर्म प्लाज्म होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है। अब दूरस्थ संकरण हेतु जीव द्रव्य तकनीक के द्वारा, इस तकनीक के द्वारा जो दूरस्थ संकरित जननक्षम संकर पौधे होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग पादप प्रजनन में फसल सुधार यानी क्रॉप में हम सुधार, मोर डेवलप्ड जो क्रॉप्स होती हैं उनको तैयार करने के लिए इस तरीके की जो हाइब्रिडाइज होती हैं टेक्निक का प्रयोग करते हैं। जीव द्रव्य का हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के द्वारा एक नया जीव द्रव्य प्राप्त करते हैं। बीज प्रसुप्ति भंजन के द्वारा यानी कि जो डॉर्मेंसी होती है, सीड डॉर्मेंसी होती है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बीज प्रसुप्ति के भंजन हेतु सुषुप्त बीजाणुओं को एक्साइड एम्ब्रियोज को निकाल लिया जाता है, यानी कि जो डॉर्मेंट सीड्स होते हैं उनमें से उनके अंदर जो एम्ब्रियोज होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है, उनको बहुत अच्छे न्यूट्रिशन मीडियम में रखा जाता है। आर्टिफिशियल जो हम मीडियम की बात करें, केमिकली प्रिपेयर्ड मीडियम जो होता है जिसमें बहुत सारे के सारे जो उस एम्ब्रियो की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशंस की, वो सारे न्यूट्रिशंस उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। उसमें हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा नए पादप का निर्माण करते हैं। This is all about applications of plant tissue culture. Thank you very much.